हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इस धरातल के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो हवाएं चलती है, ठीक है, तो उसमें वायुमंडलीय दाब की अहम भूमिका होती है। और अगर वायु दाब ना होता तो इस धरातल के ऊपर पवनों का चलना, हवाओं का चलना संभव नहीं था। तो आज हम विस्तार से इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले बात आती है भाई वायु दाब। ये वायु दाब होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हम धरातल पर रहते हैं, हमने ये देखा भी है कि वायु दाब डालती है। हवा जब चलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? दाब डालती है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात ये आती है कि वायु दाब को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में पड़ने वाला दाब किसके द्वारा डाला जाता है? जो हवा के द्वारा डाला जाता है। क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या डेफिनेशन बन जाएगी। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायु दाब क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब जो होता है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, वायु दाब की खोज किसने की? अगर खोज की बात करें तो खोज की थी ग्यूरिक ने। किसने की थी? ग्यूरिक ने। यह वैज्ञानिक का नाम है ग्यूरिक। आगे बात समझ में? कब की थी? अगर सन पूछ लिया जाए तो 1651 में की थी। आगे बात समझ में? वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने की थी। कब की थी? 1651 में की थी। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। आगे बात समझ में? और वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने की थी, 1651 में की थी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात यह आती है कि वायु दाब को कैसे मापा जाता है। ठीक है, मापने की इकाई क्या है? मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये यंत्र है, ये क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, या वायु दाब मापी भी हम बोल देते हैं। तो आपने क्या नाम याद रखना है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। और इसकी जो इकाई होती है, वायु दाब मापने की जो इकाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होती है? एमबी। एमबी में मापा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिली बार। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए, वायु दाब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है, ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है? 1013.2 MB होता है। आगे बात समझ में? अगर सामान्य धरातल की बात करें, धरातल पर, ठीक है, अब देखिए 940 से लेकर 1060 MB तक, यानी कि ये सारे डाटा किस में है? MB। तो यानी कि नॉर्मल अगर हम धरातल की बात करते हैं तो कितना वायु दाब पाया जाता है धरातल पर? 940 से लेकर 1060 MB तक वायु दाब जो है वो धरातल पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कई बार हम ये देखते हैं भी कोई भी मैप दिया हुआ होता है इस प्रकार से, जैसे इंडिया की बात करें, इस प्रकार से लाइनिंग लगी होती है और इसमें MB में जो है माप लिखी होती है, ना, तो वो क्या शो कर रहा होता है? देखिए,
वायु दाब को जो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इकाई इसकी क्या होती है, एमबी होती है। ठीक है, अब देखिए मानचित्र में अगर बात करें हम मैप के अंदर, इनको जो है समदाब रेखाओं के माध्यम से शो किया जाता है। जो ये लाइनिंग लगी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। अब सिंपल सी बात ये आती है भी समदाब रेखाएं कौन सी होती है, जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, समदाब रेखाएं। अब इसका मतलब ये लाइन यूं शो हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है भी इस लाइन वाली जगह पर जो अगर बात करें हम वायु दाब की, वो कैसा है, एक समान है। आगे बात समझ में। तो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, समदाब रेखाएं। आइसोबार बोला जाता है इनको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बात भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है भी धरातल पर सर्वाधिक वायु दाब कहां पर होता है। सर्वाधिक की अगर बात करें तो वो साइबेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जगह का नाम है इरकुटस्क। ठीक है, यहां विश्व में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वायु दाब। लगभग जो है अगर बात करें हम लगभग में ही, ठीक है, 1075 MB के आसपास होता है। ठीक है, अब देखिए अगर सर्वाधिक कम की बात की जाए, ठीक है, तो ये होता है मरियाना, एक द्वीप है, ठीक है, के पश्चिम में, के पश्चिम में कितना होता है, 877 MB। ठीक है, ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक वायु दाब कहां पर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कहां होता है, साइबेरिया में। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो इरकुटस्क नाम की एक जगह है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक कम कहां होता है, तो मरियाना द्वीप के पश्चिम में होता है। कितना होता है, 877 MB। तो इतनी बातें जो है आपने वायु दाब के बारे में याद रखनी, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, वायु दाब को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, आइसोबार होती है, जिनको हम समदाब रेखाएं बोलते हैं। समुद्र तल पर कितना जो है वायु दाब देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया था 1013 MB। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया होगा, ये बात भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेंटीमीटर में, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि समुद्र तल में वायु दाब जो है कितने सेंटीमीटर होता है, तो 76 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, MB में बात करें तो 1013.2 MB, कहीं पर 25 भी लिखा होता है, 25 वो भी सही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको जो है वायु दाब के बारे में याद रखनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से, भाई वायु दाब क्या होता है। ठीक है, तो वायु दाब की बात करें तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब। वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, MB होती है। तो इसकी खोज जो है ग्यूरिक ने की थी, कब की थी, 1651 में की थी। आगे बात समझ में, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये पूछ लिया है समुद्र तल में 76 सेंटीमीटर या 1013.2 MB जो है वायु दाब पाया जाता है। उसके बाद हम धरातल पर बात करें तो नॉर्मल धरातल पर 940 से लेकर 1060 MB तक क्या पाया जाता है, वायु दाब पाया जाता है। अगर सर्वाधिक वायु दाब की बात करें तो साइबेरिया में देखने को मिलता है। कम की बात करें तो मरियाना द्वीप के पश्चिम में कितना देखने को मिलता है, 877 MB। समान यानी कि वायु दाब को मिलाने वाली रेखाएं जो है, जिनको आइसोबार यानी कि समदाब रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चलते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है। अब देखते हैं कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर जो आता है वो आता है टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट में आ रहा है जल वाष्प, वाटर वेपर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे भी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं इन पर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की परिभ्रमण गति और जल वाष्प, ये ऐसे कारक हैं जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, अब हम सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट है तापमान, सबसे पहले तो इस पर आ जाओ। ठीक है, तापमान, तो एक बात आपने याद रखनी है। वो बात क्या याद रखनी है, नोट करके मैं यहां लिख रहा हूं, क्या याद रखना है आपने भाई, तापमान और वायु दाब दोनों के अंदर जो संबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो संबंध पाया जाता है, वो कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत। कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत, यानी कि अपोजिट रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर तापमान उच्च हो गया तो दाब जो होगा, उल्टा कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, अगर तापमान की अगर हम बात करें, तापमान अगर निम्न है तो दाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये है अपोजिट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की। ठीक है, यानी कि उल्टा संबंध, तापमान उच्च है तो दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अगर तापमान निम्न है तो दाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया भी तापमान जो है ये वायु दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसके ऊपर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये बात वहीं पर स्पष्ट होगी। अब देखिए, जब किसी क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, तो वायु दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है उस क्षेत्र में। अगर हम तापमान की बात करें, अगर तापमान निम्न होगा तो वहां पर वायु दाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब जैसे बात करें हम, ये क्या है, अर्थ। ठीक है, 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, सूर्य की किरणें क्या है, हमेशा सीधी बढ़ती है, सीधी बढ़ती है। तो तापमान की अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, हाई। तो अगर एयर प्रेशर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप कैसी पाई जाती है, अपोजिट, यानी कि कैसा संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका एक उदाहरण और देता हूं मैं। हम चलते हैं पोलर एरिया, ध्रुवों पर चलते हैं, यहां की बात करें, यहां की बात करें। ठीक है, यहां पर सूर्य की किरणें क्या बढ़ती है, तिरछी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, तिरछी। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, कम। अब इस एरिया में हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होता है, यहां पर लो होता है। ठीक है, अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये
हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है तापमान जो है वायुदाब को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए ज्यादा कुछ हमने याद नहीं रखना है इसके अंदर, सिंपल सी आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है तो इसको हम जितना मर्जी बढ़ाकर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? और आपको ये बात तो हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी, वायुदाब में भी अगर हम मानसून वाला टॉपिक करेंगे तो भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, पवनों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अपने दिमाग में इस बात को अच्छे तरीके से बसा लो, ठीक है? क्योंकि वायुदाब के कारण ही हवाएं चलती है, विंड चलती है ना, और विंड जो चलती है हमेशा उच्च वायुदाब से कहां चलती है? निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। आगे बात समझ में? तो मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और फिर मैं आपको ये पॉइंट जो है वो आपको मैं वापस से पढ़ा दूंगा, ठीक है? और लाइक जरूर किया करें आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक किया करें, ठीक है? और उसके बाद लाइक से क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से जो है वीडियो आपके सामने लेकर आए, ठीक है? अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर आप हमें कमेंट करिए कि आप जो है इस वीडियो को वापस बनाइए, हम आपके लिए नए तरीके से नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है? तो तापमान की बात होगी, आपको ये समझ में आ गया भी तापमान जो है किस प्रकार से वायुदाब को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो था समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखिए इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है? समुद्र तल से ऊंचाई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये जो एरिया दिया हुआ है, ये कौन सा एरिया है? समुद्र का एरिया, ठीक है? अब एक बात ये भी याद रखना, जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? भाई समुद्र तल से, तल का मतलब क्या होता है? जहां तक ये पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ है, ये क्या है? इसका तल हो गया। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तापमान में क्या आती है? कमी, ठीक है? ये बात आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। अब देखो अगर हम बात करें वायुदाब की, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? वायुदाब की। वायुदाब भी ऊंचाई के साथ, वायुदाब भी क्या होता है? ऊंचाई के साथ क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। ये बात आप, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायुदाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? कितना कम हो जाएगा? अगर हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो 34 MB जो है वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था भाई तापमान और वायुदाब में जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? अपोजिट पाई जाती है, ठीक है? लेकिन यहां तो अपोजिट वाला जो रूल है वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, ठीक है? अगर तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए उसका कारण क्या होता है? देखिए आपने ये सुना होगा कि हवाएं जो है, जो धरातल के बिल्कुल समीप चलती है हवाएं, ठीक है, तो जब धरातल गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके संपर्क में आने के कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। हवाएं जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्की। हल्की होने के बाद ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? ऊपर उठना शुरू, ठीक है? तो अब ऊपर उठती हुई वायु का जो वायुदाब होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। इसी कारण जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वायुदाब भी क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में इतनी?
तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने एक ही बात याद रखनी है कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वायुदाब भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 34 MB वायुदाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, आपको यह तो पता है कि पृथ्वी जो है रोटेशन कर रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है ना। अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण वायुदाब में क्या आता है, अंतर आता है। वायुदाब में क्या आता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बेटर तब समझ में आएगा जब आप जो है वायुदाब की जो बेल्ट है, पेटियां हैं, जब मैं आपको वो करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको जो है ये बातें ऐसी बताई जाएगी जो इससे संबंधित होगी, तब ये पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहां पर समझाने की कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, नहीं तो जब हम वो बात करेंगे एयर प्रेशर बेल्ट की तब मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर वापस लेकर जाऊंगा भी क्या ये वाली बातें जो मैंने आपको वहां पर बताई थी क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर जो है लगातार घूम रही है। ठीक है, घूमने की वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर यानी कि अगर बात करें वायुदाब की तो उसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री और ये है 35 डिग्री, और अगर हम यहाँ चलें 60 डिग्री और 65 डिग्री, और यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री हो गया। ये सेम कंडीशन जो होती है यहाँ पर होती है। ठीक है, 30 से 35 और बात करें अपने 60 से 65 और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है 0 से 5 डिग्री 5 डिग्री, इस एरिया में अगर हम बात करें एयर प्रेशर की तो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो। इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। वायुदाब क्या होता है, उच्च। इतनी बात याद रखनी है एक बार माइंड में आपने। 0 से 5 डिग्री तक की बात करें उत्तर और दक्षिण में तो एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। 30 से 35 डिग्री की बात करें तो उच्च होता है। 60 से 65 की बात करें तो कैसा होता है, निम्न होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था, तापमान और वायुदाब में जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या बढ़ती है, सीधी बढ़ती है। तापमान क्या होता है, तापमान, तो यहां पर तो तापमान जो है क्या है, उच्च है, तो दाब कैसा हो गया, निम्न हो गया। यहां तो ये रूल जो है फॉलो हो रहा है, तो लो लिखा हुआ है तो निम्न है, सिंपल सी बात है। यहां पर तो ये रूल फॉलो हो गया। अगर हम 30 से 35 की बात करें यहां पर, तो यहां पर भी तापमान कैसा होता है, टी की बात करें तो वो तो क्या होता है, हाई होता है। पी की बात करें वो क्या होता है, लो। लेकिन यहां पर वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। कंडीशन ये होनी चाहिए, रियल कंडीशन ये है, लेकिन ये नहीं होती, क्या होता है, उच्च होता है। और अगर यहां की बात करें अपने इस एरिया की तो यहां पर T जो है वो क्या होता है, L होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है, अगर हम P की बात करें
तो यहां पर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, रियल कंडीशन ये होनी चाहिए लेकिन ये नहीं होती, क्या होती है, उल्टा होती है। यानी कि एयर प्रेशर हाई होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या होता है, लो होता है। और यहां पर उच्च की जगह क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, रियल कंडीशन यहां पर क्यों नहीं लागू हो रही, उसका कारण ये है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। यानी कि क्या कर रही है, रोटेशन, चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, घूम रही है, जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण ये जो कंडीशन है यहां से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे बात समझ में, बात समझ में आई। यहां पर कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, लेकिन निम्न पाया जाता है ना। ठीक है, यहां की जो हवाएं होती है ऊपर उठती है और यहां पर आकर क्या होती है, वो नीचे उतर जाती है। वो किस वजह से होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही ऐसा होता है। तभी तो ये कंडीशन पाई जाती है। आई बात समझ में, तभी तो क्या पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाती है। जो एक्चुअल कंडीशन है वो तो ये है, ऐसा नहीं है। और कंडीशन क्या है, इससे उल्टी है यहां पर। ठीक है, और क्यों हो रहा है ऐसा, वो किस वजह से हो रहा है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण हो रहा है। इसी पॉइंट को मैं जब आपको वायु दाब की पेटियां करवाऊंगा उसमें एक बार फिर से इस पॉइंट को लेकर आऊंगा आपके सामने, ताकि आपको वहां पर बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर मैंने सिंपल सी बात लो, उच्च, निम्न ये बातें लिख दी है, लेकिन पूरा नाम जब मैं लिखूंगा, जब बताऊंगा आपको, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि कुछ पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, और जब आपको वायुदाब की पेटियों के बारे में पता चल जाएगा ना, तब आपको ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब चलते हैं अपने आगे, चौथा पॉइंट है और अंतिम भी है। ठीक है, वाटर वेपर बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल वाष्प। अब देखो, ये भी वायुदाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है ये, वायुदाब को प्रभावित कैसे करता है, अब इसके बारे में क्या याद रखना है। ठीक है, जल वाष्प जो होती है, जल वाष्प की बात कर रहे थे, ये कैसे जो है प्रभावित करती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को। एक बात याद रखना, जल वाष्प जो होता है ये हवा से, विंड से क्या होती है, हल्की होती है। वाटर वेपर क्या होती है, हल्की होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए, जब हवा की हम बात करें, हवा में जल वाष्प जो है, जल वाष्प की मात्रा जो है अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। क्या बोला मैंने, वापिस से रिपीट करते हैं। जब हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुदाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही वायु जो है शुष्क हो जाती है, हवा कैसी हो जाती है, शुष्क, तब वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही बात आपने याद रखनी है। ठीक है, भी जल वाष्प जो होती है वो हवा से, विंड से क्या होती है, हल्की होती है। जैसे ही हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही वायु जो है वो कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, तो वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको ये, अब देखिए वायुदाब मैंने आपको बताया था, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। समुद्र तल में मैंने आपको बता दिया 1013 MB होता है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 76 सेंटीमीटर होता है। और धरातल पर 940 से लेकर 1060 MB तक जो है वायुदाब पाया जाता है। सर्वाधिक साइबेरिया में पाया जाता है, कम मैरियाना द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोबार यानी कि समदाब रेखा कहलाती है।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमने बात की थी वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की परिभ्रमण गति और जल वाष्प। ठीक है, अब देखो तापमान के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कैसी रिलेशनशिप पाई जाती है, अपोजिट। तापमान अगर उच्च होगा तो वायु दाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वायु दाब कम होता जाएगा। 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब जो है 34 MB क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी वायु दाब में क्या आता है, अंतर आता है, जो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको यह बात बताई थी भी जल वाष्प की मात्रा हवा में जब बढ़ती है तो दाब कम हो जाता है, जैसे ही हवा शुष्क हो जाती है वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा करवाया गया ये टॉपिक या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट जो अगले वीडियो में लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।